हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल बिजनेस की पाठशाला। तो पिछले सेशन में हमने हमारा स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। ये सेकंड फंक्शन है हमारी मैनेजमेंट का। प्लानिंग के बाद हम ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज हम उसी चैप्टर को हम फर्दर स्टडी करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम स्टडी करेंगे। तो हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या करते हैं। हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन किस इस काम को करेगा, किस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क होगी, किसके पास क्या अथॉरिटीज़ होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये सब क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा। Organizational structure means establishing posts in an enterprise and defining relation among them। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, जो जो एक्टिविटीज होंगी, किन किन पोस्ट पे होंगी, और उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, किस तरह से वो कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। तो ये सब हम डिफाइन करते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उस प्रोसेस में, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में, हम अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे लोग हैं, उनकी हम डिफाइन करते हैं कि क्या अथॉरिटी रहने वाली है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट फ्रेमवर्क within which all managerial and non managerial tasks are performed। ठीक है, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी मैनेजेरियल और नॉन मैनेजेरियल टास्क होने वाले हैं। ऑल ये सब इंक्लूड करके हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है। सब एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होने वाली हैं उनको हम देखते हैं, चाहे वो मैनेजेरियल है चाहे वो नॉन मैनेजेरियल है। किन पोस्ट पे कौन काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी अथॉरिटी होगी, कौन किसके अंडर होगा। तो ये सब हम जब उसको एक फ्रेमवर्क में बनाते हैं, उसका एक पैटर्न देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट किए जाते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्ट्रक्चर होता है, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, अपने काम, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, अपनी मैन पावर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। ऐसा कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, कोई भी फॉर्म या फिर डिज़ाइन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जिसे हर एंटरप्राइज अडॉप्ट करेगी ही करेगी। वो अपने करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हर एंटरप्राइज अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकती है, उसका पैटर्न देख सकती है, कौन सी फॉर्म उसे अडॉप्ट करनी है वो देख सकती है। और कुछ चेंजेस आते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कुछ चेंजेस अगर उसे करने भी पड़ते हैं अपने स्ट्रक्चर में, तो वो चेंजेस कर सकती है, वो चेंजेस अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, और जो भी डिज़ाइन उन्होंने फॉलो किया है, जो भी वो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर का। उसके बाद हर एंटरप्राइज को कौन सा फॉर्म अडॉप्ट करना है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, ये वो खुद डिसाइन करते हैं कि उनका जॉब ऑफ नेचर क्या है, किस तरह से उन्होंने अथॉरिटीज़ देनी है अपने एम्प्लॉयज़ की, क्या नेचर ऑफ वर्क रहने वाला है, क्या मेथड्स वो अडॉप्ट करेंगे। तो इन सब के बेसिस पे सेपरेट सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो अडॉप्ट करती है हर कोई एंटरप्राइज। तो हम जिन्हें डिफाइन करेंगे वो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड सेकेंड इज डिविजनल। तो अब हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय। मतलब इसमें हम करते हैं जो हमारी पूरी की पूरी एक्टिविटीज होने वाली है ना, जो पूरा हमारा वर्क है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं पूरे काम को, जो भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। बेसिकली हमारे जो फंक्शंस हैं हम आगे इनको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं, वेरियस वेरियस उनके डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। सिमिलर टाइप की जो एक्टिविटीज़ है उनको हम एक ग्रुपिंग करके एक डिपार्टमेंट में बना देते हैं, और ऐसे ही और जो सिमिलर टाइप की होंगी उनको अलग डिपार्टमेंट में बना लेंगे। ठीक है, जिनका नेचर सेम सेम होगा उन सभी एक्टिविटीज़ को ग्रुप करके हम एक अलग डिपार्टमेंट में
डाल देते हैं। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है और बहुत ही प्रेवलेंट वे है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन यही अडॉप्ट करती हैं। और जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जब हमारा जो यूनिट है, एंटरप्राइज है, बिजनेस यूनिट है, बहुत ही लार्ज है और जब हम एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये डायग्राम के थ्रू समझ आएगा। फर्स्ट सबसे पहले हमारा जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ हैं वो होती हैं शेयर होल्डर्स, फिर उसके अंडर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उनके अंडर जनरल मैनेजर होते हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग करके हम एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं। लाइक मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड लास्ट वन इज पर्सोनल डिपार्टमेंट। फिर उसके अंडर जो सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको भी हम आगे फर्दर सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हमारे आते हैं सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, जैसे कि ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सोनल, ये हमने सेम टाइप की ग्रुपिंग कर दी है एक्टिविटीज़ को। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं और फर्दर इन डिपार्टमेंट्स को हम जो उनके अंडर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उनको हम सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी की तरह ये सब अपने अपने सुपीरियर्स को आंसरेबल होते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन शेयर होल्डर्स को, जनरल मैनेजर्स अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये जनरल मैनेजर को आंसरेबल होते हैं। और जो इन डिपार्टमेंट्स के फर्दर सब डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं वो अपने डिपार्टमेंट हेड को, डिपार्टमेंट मैनेजर को आंसरेबल होते हैं। तो ये आता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, परफॉर्म होंगी, उन सब का एक डिपार्टमेंट बना देंगे। मार्केटिंग में मार्केटिंग रिलेटेड एक सब एक्टिविटीज़ होंगी। फाइनेंस में अकाउंटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड होंगी। पर्सोनल में हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी रिसर्च, ट्रेनिंग, ये सब पर्सोनल डिपार्टमेंट के अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं। तो इनको हम एक डिपार्टमेंट बना देते हैं। जो इनके अंडर काम कर रहे हैं वो इनको आंसरेबल होते हैं, उन्हें इन डिपार्टमेंट के मैनेजर को आंसर करना होता है जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी फर्दर वर्क डिवाइड किया हुआ है। तो इसको कहते हैं फंक्शनल, जो है फंक्शंस हैं उनको फर्दर स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देना डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ की फॉर्म में। सो इसके बाद आते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है फंक्शनल, जिसमें हमने एक्टिविटीज़ को फर्दर डिवाइड किया है, उसके एडवांटेजेस क्या है कि ये स्ट्रक्चर अगर कोई एंटरप्राइज अडॉप्ट करेगी तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, वो हमने बहुत बार स्टडी किया है। ये हमारा प्रिंसिपल भी है, ये बहुत जगह हमने स्टडी किया है कि अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमने काम बांट दिया, वो लोग अपना काम बारी बारी करेंगे, दोबारा से हर बार वही काम करते रहेंगे तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। स्पेशलाइजेशन अडॉप्ट कर लेंगे और वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत कम टाइम में कंप्लीट करेंगे विद विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फुली यूटिलाइज करेंगे वो रिसोर्सेज को। और वो जो ये हेड होंगे इनके, जो इनके एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं, वो इनसे अच्छी तरह से काम करवाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश। अब हमने ये एक्टिविटीज़ डिफाइन कर दी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो ये जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं ये अपने काम में पूरे एक्सपर्ट होंगे, पूरे स्पेशलाइज होंगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल पे कोऑर्डिनेट करना इजी हो जाएगा कि जो इनके हेड हैं वो इनसे काम करवाएंगे, जो उनके सब डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट हेड, तो वो आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन रखेंगे कि हमने अपना काम अच्छी तरीके से करना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से काम कर पाए। तो ऐसे हम अगर एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं तो उनको पता लगेगा कि हम किसको आंसरेबल हैं और जो उनके मैनेजर्स हैं वो उन्हें पता होगा कि हमें किससे काम करवाना है। इस तरह से वो अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजेरियल एफिशिएंसी इंक्रीज। ये जो फंक्शनल हम और एक्टिविटीज़
डिवाइड करते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि बारी बारी अगर वो काम अच्छे से करते रहेंगे, बारी बारी वही काम करेंगे अपने एफर्ट्स डाल के, तो एफिशिएंट हो जाएंगे उस काम को करने में, अच्छी तरह से काम करेंगे, कम टाइम में काम करेंगे, और इस तरह से उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब हम सबको पता है उनकी क्या क्या काम है, एक्टिविटीज डिफाइन की हुई है, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं कि प्रोडक्शन रिलेटेड काम जो भी है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा, और जो मार्केटिंग वाले हैं वो मार्केटिंग हेड देखेगा, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस वाले देखेंगे। तो कुछ भी डुप्लीकेशन नहीं होगी किसी भी जॉब की, जो डिफाइन है वही डिपार्टमेंट उसे काम करेगा, कोई दूसरा डिपार्टमेंट कोई ज़रूरत नहीं है भी वो काम करें, जिससे डिफाइन किया गया है, जिसके अंडर, जिस डिपार्टमेंट के अंडर वो काम आता है, वही डिपार्टमेंट हेड है वो काम परफॉर्म करेगा। तो ऐसे डुप्लीकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इज फैसिलिटेड। ट्रेन करता है जो हमारा जो मैन पावर है, उसे अगर हम एक्टिविटीज डिफाइन कर देते हैं, उसको अपना काम समझा देते हैं, तो वो ट्रेन हो जाएगा, एक अच्छी स्किल हो जाएगी उस काम में उसकी, अच्छी ट्रेनिंग के साथ वो काम करेगा, स्पेशलाइजेशन आएगी तो फुली एक्सपर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शन। अब हमने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिवाइड किया है इक्वली, डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी ग्रुपिंग करके, तो हर एक्टिविटी को उतनी ही इम्पोर्टेंस मिली है जितनी दूसरी को मिली है। मतलब जितनी प्रोडक्शन जरूरी है डिपार्टमेंट, उनके फंक्शन ज़रूरी हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट उसकी मार्केटिंग करनी है किसी प्रोडक्ट की, उतनी इम्पोर्टेंट परचेज है उसका रॉ मटेरियल, उतना ही इम्पोर्टेंट फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, और उतनी ही रिलेटेड पर्सोनल रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जो मैन पावर उसमें इन्वॉल्व है। हर एक्टिविटीज़ को इक्वली वेटेज देना, इक्वली इम्पोर्टेंस देना, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे लिमिटेशंस क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हर डिपार्टमेंट का अपना एक हेड होता है, तो वो अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट वर्क करने पर ज़्यादा ध्यान देगा, अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा कि हमारा डिपार्टमेंट से कोई कंप्लेंट ना हो, अच्छे से अच्छा काम हो। तो ऐसा करने से कई बार ना जो हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इफेक्ट हो जाता है। डिपार्टमेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना वो कहीं ना कहीं पीछे लैग कर जाता है, तो ये हमारी लिमिटेशन आ जाती है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, हर डिपार्टमेंट का हेड है ना, वो अपने डिपार्टमेंट के पर ज़्यादा ध्यान देगा, अपनी एक्टिविटीज़ पर, डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगा। उसको ये होगा कि हमारे फंक्शंस अच्छी तरह से परफॉर्म हो, हमारी जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ है वो अच्छी तरह से परफॉर्म हो, उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करेगा कि हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो ऐसा करने से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कि वो कहेगा कि हमारा डिपार्टमेंट बेस्ट हो, वो कहेगा हमारे डिपार्टमेंट के पास अच्छे रिसोर्सेज हो, तो ऐसा करने से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हर्डन इन कंप्लीट डेवलपमेंट। तो ऐसा करने से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा ध्यान देगा, तो डेवलपमेंट में हर्डल्स क्रिएट होंगी, ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, अपने डिपार्टमेंट की वो डेवलपमेंट में लगे रहेंगे। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। हर डिपार्टमेंट का अपनी एक्टिविटीज हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो क्या हो, तो कई बार उनके आपस में, वो आपस में एक इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करने में डिफिकल्टी आ जाती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान देते हैं, दूसरे की एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपना डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हैं,
तो ऐसा करने से अपने अपने डिपार्टमेंट पे ज़्यादा प्रायोरिटी देने से क्या होगा कि अगर हम दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं तो ऐसा करने से डिफिकल्टीज आ जाती हैं। तो सेकंड आता है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस डिवीजन ऑफ होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर बाय इट। मींस कि फंक्शनल में तो हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे थे, उसके लिए हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, उसके अंडर सब डिपार्टमेंट्स बना दिए, सबके हेड्स हैं, सबकी एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अगर एक एंटरप्राइज एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको हर प्रोडक्ट के लिए अलग हर प्रोडक्ट डिवीजन के लिए अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे। मींस कि अगर एक एंटरप्राइज है वो कार के प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है और वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे और फर्दर उनके सब डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे। तो मीन्स होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू मेजर प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो अगर कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए अलग परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। तो ऐसे ही अगर हाउस होल्ड कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है उसके लिए अलग परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए, ताकि वो आपस में कुछ भी इश्यूज ना आए, सब अच्छी तरह से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहें, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अच्छी तरह से अचीव करते रहें और एक सेपरेट यूनिट बन के काम करें, सेपरेट यूनिट की तरह काम करें। कुछ भी आपस में कोई भी एक्टिविटीज आपस में कनेक्ट ना होंगे और सेम फंक्शन, सब डिपार्टमेंट सेम होंगे लेकिन हर प्रोडक्ट लाइन के अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग तरीके से वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना उनको इक्वली अटेंशन मिल पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे इंस्टेड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। जो एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस पर डिपार्टमेंट्स नहीं बनाते हैं बल्कि हर प्रोडक्ट की जो एक्टिविटीज अलग है उनके बेसिस पे हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ये डायग्राम भी है उससे समझ आएगा आपको, लाइक कि शेयर होल्डर्स, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके अंडर जनरल मैनेजर्स हैं। तो ये हमारी होगी टॉप लेवल अथॉरिटीज। उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट 1 है, ठीक है, और प्रोडक्ट 2 है। प्रोडक्ट 1 जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके लिए अलग से मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सोनल डिपार्टमेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और पर्सोनल, ठीक है। प्रोडक्ट 1 जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हमारी डिवीजन है अलग से, उसके लिए अलग से हमारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। और उसके बाद आता है हमारा जो प्रोडक्ट 2 है, जो प्रोडक्ट 2 के लिए अलग से हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सोनल डिपार्टमेंट बनाएंगे, ताकि इनकी एक्टिविटीज कुछ भी मिक्सअप ना हो, सब अपने फंक्शंस अच्छी तरह से परफॉर्म करें, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, हर कोई अपना ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से अचीव कर पाए, सबको दोनों प्रोडक्शन जो हमारे डिवीजन है उनको अच्छी बराबर की अटेंशन मिले। तो ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं दूसरे पर नहीं। तो ये हमारा जो फंक्शन प्रिंसिपल भी हमने पढ़ा था कि हर एक को अलग अलग हेड मिलना चाहिए। मीन्स कि हर जो हमारी प्रोडक्ट डिवीजन है उसका एक अलग हेड हो और उसका एक अलग ही प्लान हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग प्लान होता है। किसी की कैसे मार्केटिंग करनी होती है, किसी के कस्टमर्स कौन से होते हैं, किसी में फाइनेंस किस तरह से हमें अब इकट्ठा करना होता है, कहीं से इन्वेस्टमेंट कहीं कहीं से करवानी पड़ती है। तो किसी प्रोडक्ट के लिए हमें अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी होती हैं, अलग पर्सोनल चाहिए, उनकी अलग कैपेबिलिटीज चाहिए, अलग परचेज डिपार्टमेंट चाहिए, अलग ही हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो सबके लिए अलग प्लान होने चाहिए, अलग एक्टिविटीज होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट हेड्स होने चाहिए। तो ये हमारा आता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डिवीजन हम स्ट्रक्चर सेट करते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी? फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ डिविजनल हेड्स। हर डिवीजन का जो हेड होगा
जो सारे फंक्शंस उस प्रोडक्ट के रिलेटेड परफॉर्म कर रहा होगा, जो भी उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन, सेल, एडवर्टीजमेंट, परचेज, फाइनेंस, ठीक है। तो वो उसमें बारी बारी करेगा, उसको परफॉर्म करेगा, उसको अच्छी तरह से चेक करेगा, उसको अच्छी तरह से मैनेज करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसकी स्किल्स में डेवलपमेंट आएगी, वो और बेहतर करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ इनोवेशंस लाएगा, उसमें कुछ न्यू करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा करने से उसकी स्किल्स डेवलप होंगी। सेकेंड वन इज डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। तो दोनों जो हमारे डिविजन्स हैं उनकी हम अलग अलग से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी सारी उससे रिलेटेड है। तो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, कुछ भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो इनके डिविजनल रिजल्ट्स हैं हम उनको इजीली असेस कर पाएंगे कि किस प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमारा फाइनेंस लगा था, कितना हमारा एक्सपेंडिचर आया, कितनी सेविंग्स हो रही है, कितना प्रॉफिट्स हो रहा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट प्लान भी बना सकते हैं कि हमारी ग्रोथ कितनी हो रही है। तो ऐसे ही अगर अलग अलग हम बनाएंगे, डिपार्टमेंट्स रखेंगे, अलग अलग डिविजन्स के लिए अलग अलग प्लान्स बनाएंगे, एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे, तो क्या होगा कि हम उनकी रिजल्ट्स की असेसमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज क्विक डिसीजन मेकिंग। अब हर डिवीजन के अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग हेड्स हैं, तो उस डिवीजन से रिलेटेड अगर किसी को कुछ डिसीजन लेना है तो जो उनके हेड्स हैं वो इजीली ले पाएंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है आपस में प्रोडक्ट लाइंस। तो ऐसा नहीं होगा कि इस डिसीजन लेने से दूसरी प्रोडक्ट हमारी जो डिवीजन है उसको कुछ भी इफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि हम क्विक डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट वन इज इजी एक्सपेंशन, कि हर प्रोडक्ट की एक सेपरेट डिवीजन बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, आपस में इंटर डिपेंडेंट होते हैं, कुछ भी आपस में कोरिलेट नहीं करता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, अगर हमें कुछ नया भी एक्सपेंशन लानी है बिजनेस में, नया प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करना है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, वो इजीली बिजनेस में अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उस डिवीजन के लिए अलग डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। कुछ भी उसमें पिछले जो प्रोडक्ट्स जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कुछ भी कोरिलेट नहीं होगा। तो फंक्शनल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, कि ऐसा करने से क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ जॉब होगी, कि हम हर डिपार्टमेंट वही सेम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, हर डिवीजन के लिए सेम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, वो सेम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, डुप्लीकेशन होगी, कि प्रोडक्ट वन में भी परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग हो रही है, प्रोडक्ट टू में भी उसकी डिवीजन में भी मार्केटिंग, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस सेम एक्टिविटीज हो रही हैं, सेम डिपार्टमेंट्स हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगी। कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे डिविजनल हेड्स के बीच में, वो कहेगा कि हम सुप्रीम रहें, हमें अच्छे रिसोर्सेज मिलें, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो, हमारी जो डिवीज़न है उनका हो। तो ऐसा कर देंगे, उनकी ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, सेल्फिश एटीट्यूड होगा, हर डिपार्टमेंट को बस अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव करने होंगे, उसको अपना डिपार्टमेंट ही बेस्ट बताना होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से जो सेल्फिश एटीट्यूड होगा, ऑब्जेक्टिव्स अच्छी तरह से अचीव नहीं होंगे, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा। तो ये हमने पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क की हुई है उसमें हमने जो एक्टिविटीज हैं उनको डिवाइड किया है, किस तरह से, किसकी क्या अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो हमने डिजाइंस देखे, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या फॉर्म होगी उस स्ट्रक्चर की, वो हमने स्टडी किया। हर एंटरप्राइज अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करती है, जिसको जो बेनिफिशियल लगता है, जिसकी एक प्रोडक्ट लाइन है वो फंक्शनल करेंगे, जिसकी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन्स हैं तो वो डिविजनल करेंगे, ठीक है। जिसको अगर एक्सपेंशन करनी है वो भी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप करेगा। तो हर एक की अपनी बेनिफिट्स हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।